आज हम जिस शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं, उसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। हम्म। मुझे हमेशा से ये बात हैरान करती है कि मध्य एशिया से आया एक राजकुमार, जो अपनी ही जमीन, अपना घर सब खो चुका था, हाँ वो यहाँ आकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव कैसे रख पाया जो लगभग 300 साल तक चला। हाँ, और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाबर को अक्सर सिर्फ एक हमलावर के तौर पर देखा जाता है, बिल्कुल। जबकि कहानी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और कहूँ तो दिलचस्प है। आज हम सिर्फ लड़ाइयों की बात नहीं करेंगे, अच्छा। बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर के हालात क्या थे, बाबर की सोच क्या थी और वो कौन सी टेक्नोलॉजी और रणनीति थी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं कि ये बाबर था कौन। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक वो फरगाना का राजकुमार था, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है। हाँ। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वह है उसका खानदान। पिता की तरफ से तैमूर का वंशज और माँ की तरफ से चंगेज खान का। मतलब इतिहास के दो सबसे बड़े विजेताओं का खून। और सच कहें तो शायद सबसे खूंखार विजेताओं का। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, इस विरासत का एक बहुत गहरा मतलब था। तैमूर का वंशज होने से उसे मध्य एशिया की सियासत में एक तरह का हक मिलता था, एक लेजिटिमेसी जिसे कहते हाँ, हैं। लेजिटिमेसी मिलती थी। और चंगेज खां का नाम वो उसे एक ऐसी सैन्य प्रतिष्ठा देता था जिससे दुश्मन खौफ खाते थे। लेकिन यही विरासत मतलब उसके लिए एक बोझ भी थी। उस वक्त मध्य एशिया में भयंकर उथल-पुथल मची हुई थी, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था। तो वो एक स्थापित शासक नहीं था। बिल्कुल नहीं। नतीजा ये हुआ कि बाबर को अपनी ही जमीन, अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। वो कोई जमा जमाया शासक नहीं था, बल्कि एक ऐसा शहजादा था जो अपनी किस्मत और एक नया राज्य तलाश रहा था। वो यही तलाश उसे हिंदुस्तान की तरफ ले आई। लेकिन वो बस यूं ही नहीं चला आया। नहीं। उस दौर के दस्तावेजों से एक बड़ी दिलचस्प बात पता चलती है कि उसे बाकायदा यहाँ से बुलावा भेजा गया था। हाँ, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और मेवाड़ के ताकतवर राजपूत राजा राणा सांगा, इन दोनों ने उसे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ आने का न्योता दिया। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। और ये न्योता उस वक्त के हिंदुस्तान की राजनीतिक हालत का आईना है। मतलब दिल्ली सल्तनत अंदर से खोखली हो चुकी थी, कोई एक मजबूत केंद्रीय ताकत थी ही नहीं, और आपस में फूट इतनी ज्यादा थी कि यहाँ के शासक एक बाहरी ताकत को मदद के लिए बुलाने को तैयार हो गए। उनकी सोच क्या रही होगी? शायद उनकी सोच ये थी कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को कमजोर करेगा, कुछ लूटपाट करेगा और वापस चला जाएगा। उनके लिए मैदान साफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन बाबर के इरादे कुछ और ही थे। उसने इस बुलावे में एक मौका देखा, एक ऐसा दरवाजा जो उसे एक नए साम्राज्य की तरफ ले जा सकता था। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसे हम सब जानते हैं। साल 1526, जगह पानीपत का मैदान। एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की लाखों की फौज और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर सेना। कागज पर तो ये एक तरफा मुकाबला लगता है। हाँ, कागज पर तो यही लगता है, लेकिन ये लड़ाई ताकत की नहीं, तकनीक और दिमाग की थी। बाबर अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया था जो हिंदुस्तान के मैदानों के लिए बिल्कुल नहीं थी। तोपें और बंदूकें। हाँ, तोपें और बंदूकें। इब्राहिम लोधी की सेना बहुत बड़ी थी, उसमें हाथी थे, घुड़सवार थे, पैदल सैनिक थे, लेकिन वो सब पुराने तरीकों से लड़ रहे थे। अच्छा। जब बाबर की तोपों ने आग उगलना शुरू किया तो लोधी की सेना में भगदड़ मच गई। हाथियों ने, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे, वो तोपों की आवाज से डर गए होंगे। हाँ, और डर कर अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। मतलब ये सिर्फ एक नए हथियार का इस्तेमाल नहीं था, बल्कि पूरी रणनीति ही अलग थी। हमने तुलुगुमा और अराबा जैसी चीजों के बारे में सुना है, ये क्या था? हाँ, और यही बाबर का असली कमाल था। ये दो कमाल की रणनीतियां थीं। अराबा का मतलब था गाड़ियों की एक लंबी कतार बनाकर उन्हें चमड़े की रस्सियों से आपस में बांध देना। एक तरह की दीवार। हाँ, एक चलती फिरती दीवार जिसके पीछे तोपची और बंदूकची सुरक्षित रहते थे। और तुलुगमा, वो तो सबसे खतरनाक चाल थी। तो वो क्या थी? ये घुड़सवारों की वो टुकड़ियां थीं जो लड़ाई के बीच में दुश्मन को किनारों से और फिर पीछे से घेर कर अचानक हमला करती थीं। अच्छा, तो लोधी की सेना एक साथ कई दिशाओं से हमले झेल रही थी। बिल्कुल। सोचकर देखिए, लोधी की सेना सामने से तोपों का सामना कर रही थी, और जैसे ही वो इस दीवार से टकराई, किनारों से घुड़सवारों ने हमला कर दिया। हाँ, वो पूरी तरह से फंस गए थे। ये एक 3D लड़ाई थी
जबकि भारतीय सेनाएं 2D में यानी आमने सामने लड़ने की आदी थीं। और नतीजा? कुछ ही घंटों में लोदी की विशाल सेना बिखर गई। इब्राहिम लोदी मैदान में मारा गया और दिल्ली आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया। यहीं से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी। तो पानीपत की जीत के बाद बाबर दिल्ली के तख्त पर था। ऐसा लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन असल में असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी, है ना? बिल्कुल। क्योंकि जिन लोगों ने उसे बुलाया था वे अब उसे एक मेहमान नहीं बल्कि एक खतरे के तौर पर देख रहे थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगले ही साल 1527 में बाबर को उसका सबसे बड़ा मुकाबला लड़ना पड़ा। ये थी खानवा की लड़ाई। और इस बार सामने थे राणा सांगा। हाँ, वही राणा सांगा जिन्होंने कभी उसे न्योता भेजा था। राणा सांगा एक बहुत ही बहादुर और सम्मानित राजपूत शासक थे और उन्होंने कई राजपूत राजाओं का एक महासंघ बनाया था। तो ये लड़ाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। ये लड़ाई भारत में बाबर का भविष्य तय करने वाली थी। अगर वो ये जंग हार जाता तो शायद उसे सब कुछ छोड़कर वापस काबुल लौटना पड़ता। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लग रही है। राणा सांगा ने पानीपत में देख लिया था कि बाबर की तोपें कितनी खतरनाक है। हाँ, देख लिया था। तो फिर उन्होंने खानवा में आमने सामने लड़ने का फैसला क्यों किया? क्या उन्हें लगा कि सिर्फ बहादुरी से तोपों को हराया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। राणा सांगा को अपनी सेना की बहादुरी और उनकी संख्या पर बहुत ज्यादा भरोसा था। अच्छा। उन्हें लगा कि वो बाबर की सेना को सीधे हमले में कुचल देंगे। और सच कहूं तो शुरुआत में ऐसा लगा भी। एक वक्त पर लड़ाई में बाबर की सेना का मनोबल टूटने लगा था। वो घबरा गए थे। हाँ, उसके सैनिक राजपूतों की बहादुरी देखकर घबरा गए थे। यहीं पर बाबर ने एक सिपाही के तौर पर नहीं बल्कि एक लीडर के तौर पर काम किया। उसने ऐसा क्या किया? उसने अपनी सेना को एक जबरदस्त भाषण दिया। उसने शराब के सारे प्याले तुड़वा दिए और खुद भी शराब न पीने की कसम खाई। मतलब मनोबल बढ़ाने के लिए। हाँ, और उसने इस लड़ाई को मजहब का रंग दिया। इसे एक जिहाद या धर्म युद्ध का नाम दिया ताकि उसके सैनिक आखिरी दम तक लड़ें। और रणनीति के मोर्चे पर उसने फिर से अपनी तोपों और तुलुगमा का बेहतरीन इस्तेमाल किया। आखिरकार बेहतर तकनीक और मजबूत नेतृत्व की ही जीत हुई। तो राणा सांगा हार गए। हाँ, वो बुरी तरह जख्मी हुए और उनकी हार हुई। खानवा की जीत पानीपत से भी ज्यादा बड़ी थी क्योंकि इसने उत्तर भारत में बाबर के सबसे ताकतवर दुश्मन को खत्म कर दिया था। और अब ये तय हो गया था। हाँ, अब ये तय हो गया था कि बाबर यहाँ सिर्फ लूटपाट करने नहीं बल्कि राज करने आया है। तो पानीपत ने उसे दिल्ली दी और खानवा ने उत्तर भारत पर उसकी पकड़ मजबूत कर दी। लेकिन क्या इसके बाद रास्ता पूरी तरह साफ हो गया था? नहीं, अभी भी कुछ कांटे बचे थे। एक साम्राज्य को स्थापित करने के लिए हर छोटे बड़े दुश्मन को शांत करना जरूरी होता है। अच्छा। खानवा के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। 1528 में चंदेरी की जीत हुई जिससे मालवा के अहम व्यापारिक रास्ते पर मुगलों का कब्जा हो गया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई होगी। बिल्कुल। और फिर 1529 में हुई घाघरा की लड़ाई। ये लड़ाई बिहार और बंगाल में बचे खुचे अफगान सरदारों के खिलाफ थी जो अभी भी मुगलों के लिए खतरा बने हुए थे। और बाबर ने उन्हें भी हरा दिया। हाँ, बाबर ने इस गठबंधन को भी हरा दिया। अब जाकर बाबर सही मायनों में हिंदुस्तान का बादशाह बना। 4 साल में 4 बड़ी और निर्णायक जीते। ये तो एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो कभी थका ही नहीं। लेकिन क्या बाबर सिर्फ यही था, एक लड़ाका, एक विजेता? किसी साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ तलवार तो काफी नहीं होती। क्या उसने कोई प्रशासनिक ढांचा बनाने की भी कोशिश की? हाँ, उसने कोशिश जरूर की। उसने अपने जीते हुए इलाकों को अपने सरदारों और अफसरों में बांटा ताकि लगान वसूली और कानून व्यवस्था बनी रहे। एक बुनियादी ढांचा। हाँ, एक बुनियादी ढांचा उसने खड़ा किया। लेकिन सच तो ये है कि उसे ज्यादा वक्त ही नहीं मिला। उसका ज्यादातर समय लड़ाइयों में ही बीता। अच्छा। एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाने का काम, जिसे हम मुगल सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो असल में उसके पोते अकबर ने किया। लेकिन एक चीज है जो बाबर को इतिहास के बाकी विजेताओं से बिल्कुल अलग खड़ी करती है। क्या? उसकी अपनी आत्मकथा बाबरनामा। ये अपने आप में एक अनोखी चीज है। अनोखी नहीं बल्कि अनमोल। बाबरनामा एक खजाना है और दिलचस्प बात यह है कि ये चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। अच्छा, फारसी में नहीं? नहीं, फारसी आगे चलकर भारत में मुगलों की दरबारी भाषा बनी। ये चगताई तुर्की में थी जो उस समय मध्य एशिया के पढ़े लिखे तबके की भाषा थी। तो ये उसकी जड़ों से जुड़ाव दिखाता है। बिल्कुल। और इस किताब में ऐसा क्या खास है, पूछिए? हाँ, बताइए, इसमें ऐसा क्या खास है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी ईमानदारी। आमतौर पे राजा महाराजा अपने दरबारियों से अपनी तारीफें लिखवाते थे। हाँ, सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर। बिल्कुल। लेकिन बाबर ने अपनी कहानी खुद लिखी और बिना किसी लाग लपेट के।
वो अपनी जीतों का जिक्र करता है तो अपनी हार, अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों के बारे में लिखने से भी नहीं हिचकिचाता। हाँ, जैसे कि एक जगह वो लिखता है कि कैसे शराब की लत ने उसे परेशान किया था। इतनी ईमानदारी एक बादशाह की कलम से, मतलब बहुत दुर्लभ है। और ये सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, वो हिंदुस्तान के बारे में भी काफी कुछ लिखता है। बिल्कुल, वो एक खोजी पत्रकार की नजर से हिंदुस्तान को देखता है। वो यहाँ के पहाड़ों, नदियों, जानवरों, फलों और फूलों के बारे में बड़े विस्तार से लिखता है। बाबरनामा में एक बड़ी मजेदार बात है। वो लिखता है कि उसे हिंदुस्तान के आम बहुत पसंद आए। अच्छा। लेकिन उसे अपने वतन मध्य एशिया के तरबूजों की बहुत याद आती थी। ये तो बड़ी मानवीय बात है। हाँ, वो यहाँ की गर्मी, धूल और आंधी की शिकायत करता है, तो वहीं यहाँ के कारीगरों के हुनर और देश की दौलत की तारीफ भी करता है। ये छोटी छोटी बातें उसे एक बादशाह से ज्यादा एक इंसान बनाती हैं। कमाल है। एक ऐसा आदमी जो दिन में तोपे चलवा रहा है, खूंखार लड़ाइयां लड़ रहा है और रात में बैठकर अपनी डायरी में कविताएं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में लिख रहा है। ये विरोधाभासी उसे इतना आकर्षक बनाता है। यही विरोधाभास उसे एक दिलचस्प ऐतिहासिक किरदार बनाता है। वो सिर्फ एक विजेता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल व्यक्तित्व का मालिक है। वो जरूरत पड़ने पर क्रूर हो सकता था, हाँ, लेकिन उसके अंदर कला, साहित्य और प्रकृति के लिए गहरा प्यार भी था। सच कहूं तो बाबरनामा के बिना बाबर की हमारी समझ हमेशा अधूरी रहती। तो 1530 में सिर्फ 47 साल की उम्र में आगरा में बाबर की मौत हो गई। हिंदुस्तान में उसका राज सिर्फ 4-5 साल का ही रहा। बहुत कम। लेकिन इन मुट्ठी भर सालों में उसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख दी जो सदियों तक कायम रहा। बिल्कुल। उसका असर उसके शासनकाल की लंबाई से कहीं ज्यादा गहरा था। उसने भारत में एक नए राजवंश की शुरुआत की। उसने यहाँ की युद्ध तकनीक को हमेशा के लिए बदल दिया और अपनी कहानी भी छोड़ गया। और सबसे बढ़कर उसने बाबरनामा के रूप में एक ऐसी साहित्यिक और ऐतिहासिक विरासत छोड़ी जो आज भी हमें उस दौर को और उस इंसान को समझने में मदद करती है। उसने सचमुच इतिहास की धारा को मोड़ दिया था। और यहीं पर हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात है। एक व्यक्ति जिसका भारत में शासनकाल इतना छोटा था, वो एक ऐसे साम्राज्य की नींव कैसे रख पाया जो 300 सालों से भी ज्यादा चला? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ उसकी तोपों और बेहतर सैन्य तकनीक का कमाल था, या उसकी दूर तक देखने की क्षमता का, या फिर बाबरनामा में जो उसकी निजी कहानी दर्ज है उस विरासत का असर था? इतिहास में किसी एक व्यक्ति का प्रभाव कितने अलग अलग तरीकों से कायम रह सकता है, ये सोचने वाली बात है।